नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। 14 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन के बाद फिर से अनलॉक हुआ सिलीगुड़ी शहर। लोगों की चहलकदमी शुरू, कहीं लोगों की भीड़। कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा सिलीगुड़ी में 14 दिनों का लॉकडाउन किया गया था, जो आज यानी गुरुवार से सिलीगुड़ी शहर को अनलॉक कर दी गई है। लोगों की चहलकदमी शुरू हो गई है, व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलने लगे हैं, बाजार हाट खुले हुए हैं, कहीं कहीं क्षेत्रों पर लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। सिलीगुड़ी के प्रांत केंद्र माने जाने वाले वधान मार्केट परिसर में दुकानों के खुलने के बावजूद ग्राहक बहुत कम देखे गए। गाड़ियों का परिचालन भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। सिलीगुड़ी एक बार फिर अनलॉक हो गया है, लेकिन लोगों को अभी भी सतर्क और जागरूक रहने की बेहद आवश्यकता है। संक्रमण को रोकने का यही एक जरिया है। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट यानी GNLF पार्टी के अध्यक्ष मनघे सिंह और जनरल सेक्रेटरी महेंद्र छेत्री दोनों गोरखालैंड की मांग और पहाड़ की 11 जनजाति की स्वीकृति देने की मांग सहित अन्य समस्याओं को लेकर गत बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक की, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ अन्य केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के नेतागण उपस्थित थे। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पहाड़ का स्थायी समाधान और 11 जनजातियों को जो स्वीकृति देने की बात भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कही थी, ऐसे सिलसिले में मनघे सिंह और महेंद्र छेत्री दोनों दिल्ली जाकर गृह मंत्री एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल में नेताओं के साथ बैठक की थी। दिल्ली से आज वापस बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरने के दौरान पत्रकारों के साथ बात करने के दौरान मनघे सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने दार्जिलिंग लोकसभा केंद्र में अपनी प्रत्याशी देने के समय 2 चीजों का उल्लेख किया था, जिसमें पहाड़ का स्थायी समाधान और 11 जनजातियों को स्वीकृति देने के साथ अन्य जो मांग पहाड़ की जनता ने की थी, उसे पूरा करने का आश्वासन भाजपा के द्वारा दिया गया था। लेकिन अभी तक भाजपा की तरफ से कोई पहल ना होते देख उन्होंने दिल्ली में जाकर केंद्रीय मंत्रिमंडलों के साथ बैठक की एवं चुनाव के समय जो वादा जनता के साथ किया गया था, उस पर पहल शुरू करने का मुद्दा बैठक में उठाया। केंद्रीय मंत्रिमंडलों के साथ उन लोगों की बैठक सफल रही है। उन्हें आशा है कि भाजपा जल्दी पहाड़ के स्थायी समाधान के साथ जो भी मांगे हैं उसे पूरा करेगी। अभी ये पहाड़ के विषय में है, ऑब्वियसली जो भी एक कन्फ्यूजन था, क्या था पहाड़ में चल रहा था, क्या ट्राइपार्टाइट होने वाला है, क्या क्या ऐसा था, अकेले कोई मुलाकात कर, कन्फ्यूजन था, इसीलिए जाना पड़ा। तो वहाँ जाकर अब ट्राइपार्टाइट का जो भी है उसका भी ये मिनिस्ट्री से कोई मेरे को तो नहीं मिला। ये लेटर हो या ऑफिशियल लेटर कुछ भी नहीं है। तो इसमें भी इतना आतंक होने की ज़रूरत नहीं है। तो विशेष क्या है, जो भी स्टेट लेवल का जो भी बीजेपी लीडर्स है, सेंट्रल लीडर्स है, सो जो रियलिटी है दार्जिलिंग पहाड़ राइट जो भी इस बार बीजेपी ऑफकोर्स बीजेपी एक सीख करेगा सपोर्ट का या क्या क्या जो भी हो, लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन पब्लिक ने रखा हुआ है इस बार 21 के आगे कुछ ना कुछ हो। नॉट ओनली अश्योरेंस नहीं होगा, इस पर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो यही बातें हमने रख दिया है, कुछ तो कीजिए, पहल कीजिए, ठोस कदम उठाइए, बोल्ड डिसीजन सेंटर हैज़ टू टेक रिगार्डिंग द पॉलिटिकल इशू। चाहे तो पॉलिटिकल इशू है, क्या हो सकता है पॉलिटिकल इशू, वो लोग सीरियसली उसमें ध्यान देना पड़ता है। अभी तो एक कदम उसके लिए आगे भी तो नहीं बढ़ा है, प्रोसीजर होता है सब चीज़ के लिए। सो कब होगा, फर्स्ट स्टेप कब होगा, सेकंड स्टेप कब होगा। सो इसीलिए उन लोग का रियलिटी हमने बता दिया है। ऑफकोर्स सीनियर लोग है, अच्छे लोग है, पॉजिटिव लोग है, अभी भी आस रख बैठा हुआ है, सब जैसे हम लोग बैठा हुआ है, सारा जनता भी रुका हुआ है, कुछ ना कुछ कर देगा इस पर बीजेपी। ऐसे है ना। सो ये देखना है, हमने तो बातें रख दिया है, रियलिटी ग्राउंड रियलिटी की बातें रख दिया है, देखना है, थोड़ा टाइम दे देंगे उन लोगों को सोचने का टाइम। रियलिटी जो फैक्ट है बता दिया है, जो भी रख सकता है, और दूसरा पार्टी भी जो रखेगा ठीक ही है, हम लोग भी रखेगा, कोई बात नहीं। लॉट इट एंड्स अप टू पॉलिटिकल सॉल्यूशन। दिल्ली सरकार हम लोग के लिए सोचा क्या है वो सुनना है ना। मांगने तो हम लोग क्या क्या मांग सकता है, इट इज तो इन्फिनिटी। कूच बिहार लाया गया तृणमूल युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विष्णुव्रत बर्मन का शव, मंत्री समेत अन्य नेताओं व स्थानीय लोगों ने दी श्रद्धांजलि। तृणमूल युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत विष्णुव्रत बर्मन का शव गुरुवार को कूच बिहार लाया गया। आज उनके पार्थिव शरीर सर्वप्रथम कूच बिहार के देवी बाड़ी संलग्न
उनके आवास पर ले जाया गया, जहां उनके परिवार वालों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उनके शव को कूचबिहार के देवी बाड़ी संलग्न एक अस्थायी कैंप में रखा गया, जहां काफी संख्या में स्थानीय लोगों व पार्टी समर्थकों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अलीपुरद्वार के विधायक सौरभ चक्रवर्ती, कूचबिहार दक्षिण केंद्र के विधायक मिहिर गोस्वामी, मेखलीगंज के विधायक अर्घराई प्रधान समेत पार्टी के अन्य नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को कूचबिहार जिला तृणमूल कांग्रेस पार्टी ऑफिस ले जाया गया। वहां उत्तर बंगाल विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष, मंत्री विनय कृष्ण बर्मन, जिला अध्यक्ष पार्थ प्रीतम रॉय, जिला उपाध्यक्ष अब्दुल जलील अहमद समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। आज उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्थायी कर्मचारी करते हैं दलाल के रूप में काम, रोगियों के परिजनों ने एक अस्थायी कर्मचारी को किया पुलिस के हवाले। रायगंज मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट अस्पताल में आज उस समय उत्तेजना का माहौल देखा गया जब रोगियों के परिजनों ने अस्पताल के ही एक अस्थायी कर्मचारी को घेरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस को खबर दी गई। पुलिस ने वहां पहुंचकर उस अस्थायी कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया। उक्त अस्थायी कर्मचारी पर आरोप है कि वह अस्पताल में चिकित्सा के लिए आने वाले रोगियों से रुपए लेता है। अस्पताल की एएसए विभाग में दिखाने के लिए आज एक ग्रामीण व्यक्ति पहुंचा था। उसको एक दवाई भी लेनी थी। अस्पताल के अस्थायी कर्मचारी मनीष शाह ने आश्वासन दिया कि अगर वह उसको 200 रुपए देता है तो उसको डॉक्टर से भी मिलवा देगा और दवा भी दिलवा देगा, लेकिन रुपए देने के बाद वह आनाकानी करने लगा। इसके बाद गुलाम शबर नामक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर काफी लोग एकत्रित हो गए और उसने बताया कि उसने एक अस्थायी कर्मचारी को 200 रुपए दिए हैं, लेकिन वह ना तो डॉक्टर से दिखा रहा है और ना ही दवाई दिलवा रहा है। इसके बाद अन्य रोगियों के परिजनों ने मनी शाह को घेर लिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस वहां पहुंचकर मनी को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में चिकित्सा कराने आए रोगियों ने बताया कि भले ही राज्य सरकार कहती है कि मुफ्त में चिकित्सा दिया जाता है, लेकिन रायगंज मेडिकल कॉलेज में हर एक काम के लिए पैसे देने पड़ते हैं। अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, उनको पता नहीं होता है, जिसके बाद फायदा उठाया जाता है। दलाल और अस्थायी कर्मचारी लोगों से हर चीज के पैसे लेते हैं। इस संबंध में रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल दिलीप कुमार पाल ने बताया कि दलालों को रोकने के लिए प्रशासन के द्वारा सभी प्रकार के कदम उठाए गए हैं। इसके बावजूद भी यदि कोई अस्थायी कर्मचारी इस कार्य में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि रोगियों को निःशुल्क और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। আমরা চাই কোনো সময় যাই চা খাওয়ার জন্য, কিন্তু দাদারাই মানে আটকেছে। আমি বলে চেয়েছি, আমি না চেয়েও চেয়েছি এগুলো। আমি বললাম তো আমি চেয়েছিলাম ভর্তি, আমি কত টাকা না আমি ভর্তি চেয়েছি, কত টাকা চেয়েছি, টাকার কোনো সবার কাছ থেকে নেন। কোনো সময় যাই কেউ বললে যাই চা খাওয়ার জন্য। টাকা আমার কাছ থেকেও টাকা চাইছে। আমি গায়ত্রী মাতো পেশেন্টটা ভর্তি করেছিলাম, বাচ্চাটা শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল, 12 দিন ভর্তি ছিল এখানে। তারপরে ইনি আর একটা কালো করে মাসি আছে সুগারের কাজ করে, উনি দুজনেই আমার কাছ থেকে টাকা চাইছেন। কত টাকা দিয়েছেন? 200 টাকা, কিন্তু আমি টাকা দিই নাই। কেন চাইছিল টাকা? কেন চাইছিল? বাচ্চা আমরা দেখাশোনা করছি তার জন্য টাকা দিতে হবে। আমি টাকা দিই নাই। আমি বলছি এখন টাকা নাই, পরে দেখা যাবে। আমার বাচ্চা এনসিওতে ভর্তি আছে। আজকে সকালে এনসিওতে ফোন গিয়েছে আমার বউয়ের কাছে। আমার বউ আমাকে ফোন করলো। আমি আসার পর এই দাদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। ইনি বলছে আপনার বাচ্চা ডিসচার্জ হবে, আপনি আপনার আধার কার্ড নিয়েছেন, আপনার বউর আধার কার্ড নিয়েছেন এবং পোলিও কার্ডটা ফটোকপি করে নিয়েছেন। আমি নিয়ে এসে দাদাকে দিলাম। এই দাদা আমাকে বলছে আপনি বাইরে চলেন, একটা জরুরি ভ্যাকসিন আপনার বাচ্চার বাকি আছে, সেটা ওখানে গিয়ে ডক্টরের সাথে সাক্ষাৎ হবে। আমাকে ইনি বাইরে নিয়েছে। তখন বলছে আমার কাছ থেকে 200 টাকা দেন। আমি বলছি কেন? ডাক্তার যেতে। তখন 200 টাকা আমার দেওয়ার পর উনি চলে যাচ্ছেন। আমি বললাম তো আমার ডাক্তার কাছে, ডাক্তার 12:30টার দিকে আসবে, আপনি ওনার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমি বললাম তাহলে আপনি পয়সাটা নিলে কেন? ডক্টরের কথা দেখে আর আমাকে বাচ্চার ভয় দেখাই দেখে তখন আমি এই চাচাজি আপনাকে বলছে আপনার বাচ্চা খুব সিরিয়াস আছে, একটা ভ্যাকসিন বাকি আছে, আপনি আমার সঙ্গে চলেন ডাক্তারের কাছে, ডাক্তারের বাইরে আছে, ও ভ্যাকসিনটা নিয়েছে, লাগাতে হবে। আমি ওনার সঙ্গে বাইরে আসলাম। বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে 200 টাকা নিয়ে ওই ভয় দেখে তখন উনি অটো ধরে চলে যাচ্ছিলেন। আমি তখন চেঁচাচেঁচি করতে লাগলাম। তখন এই দাদাগুলো এসে তখন ওনাকে আটকালো। আমাকে এই ভয় দেখে নিয়েছে, বলছে আপনার বাচ্চা খুব অসুস্থ আছে, ভ্যাকসিন লাগার জন্য। এই ভয় দেখে আমাকে নিচে নিয়ে এসে নিয়ে আসার পর আমার কাছে জবরদস্তি পয়সা নিয়েছি 200 টাকা। আমরা গত 2 বছর ধরে এখানে আছি। আমরা দীর্ঘদিন দালালের গল্প শুনেছি। এখানকার হাসপাতালে রোগীকে ভাঙিয়ে নিয়ে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপরে মরণাপন্ন অবস্থায় আবার হাসপাতালে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই দালাল চক্র যাতে নষ্ট হয় বা শেষ হয় তার জন্য আমরা সিএম ম্যাডামের সমর্থন চেয়েছি। উনি সিআইডি লাগিয়েছেন। আগামী দিনে আরও দালাল ধরা পড়লে মহাছেলে আমি খুশি হব।
रायगंज ब्लॉक के कर्णझोड़ा में एक कलयुगी पिता पर लगा अपनी ही 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। ऐसा लगता है कि इंसान धीरे धीरे शैतान बनता जा रहा है, क्योंकि वो जिस प्रकार से रिश्ते को तार तार किए जा रहा है वह काफी भयावह मंजर की ओर इशारा कर रहा है। उत्तर दिनाजपुर जिले के कर्णझोड़ा के रायपाड़ा में एक ऐसे ही मामला सामने आया है जिसको बताने में शर्म आ रही है। यहाँ पर एक पिता पर आरोप लगाया गया कि वह अपनी 6 वर्षीय नाबालिग पुत्री का प्रतिदिन रेप करता था। बच्ची ने परेशान होकर अपने दुख दर्द फुआ को बताए। इसके बाद स्थानीय लोगों के बीच बात फैल गई। इस खबर के फैलते ही लोगों का गुस्सा भड़क उठा और जोरदार प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार रायपाड़ा के रहने वाले बादल राय अपनी मां और 6 वर्षीय बेटी के साथ रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म करता था। बेटी हमेशा रोती थी और स्थानीय लोगों ने इसको देखकर उसकी फुआ दूल्हा राय को फोन कर बुला लिया। दूल्हा जब वहां पहुंची तो बेटी ने उसकी पूरी घटना बताई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने यह सुना तो काफी गुस्सा हो गए और पंचायत प्रधान प्रशांत दास को खबर दी। उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि आरोपी पिता ने इन सभी आरोपों को स्वीकार किया है। জানতে পারলাম বলতে আমাকে টেলিফোনে আমাদের মেম্বার আর প্রতিবেশী ফোন করে বললো আমাকে যে এরকম বুড়াদা এরকম একটা 6 বছরের বাচ্চাকে নিজের বাবা এরকম রেপ করেছে। শুনে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে ফাঁড়ির ওসি আছে চন্দনবাবুকে ওনাকে আমি জানালাম। জেনে বললো যে আমি অফিসার পাঠাচ্ছি আর আমিও স্পটে চলে আসলাম। এসে বাচ্চাকে শুনলাম যে সত্যি ওর বাবা দিনের পর দিন বাচ্চার উপরে অত্যাচার করতো, সেটা নিজে মুখে বললো, আমরা শুনলাম। থানায় নিয়ে গেছে, এখন ওনাকে থানায় নিয়ে গেল। ওনার নামে কি অভিযোগ করা হচ্ছে? ওনার অবশ্যই থানায় অভিযোগ করা হবে আর আমরা চাবো যে ওনার যেন কঠোর শাস্তি হয়। এরকম যেন নেক্সটে যেন এরকম কেউ করার সাহস না হয়। এটা একটা সমাজের জন্য খুব বাজে বার্তা যে এটা যেন না হয় পুনরায়, সেজন্য একটা কঠোর শাস্তির ওনার অবশ্যই প্রয়োজন আছে। আমি বললাম এটা হতে পারে না। তারপরে মেয়েটা ওখানে বসেছিল। তারপরে আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কি রাত সত্যি? বলে হ্যাঁ সত্যি। কি হয়েছিল? তোর বাবা বলে ডেলি রেপ করে। তা আমি বললাম কি তুই যে বলতেছিস, যদি কারো সামনে যদি তুই যদি বলিস যে না বলি নাই আমি, তো তুই বলতে পারবি? তো বললো হ্যাঁ আমি বলতে পারবো। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটাকে, তো বললো হ্যাঁ আমি বলতে পারবো। আমাকে বলে যদি কাকু বলবি তাহলে তোমাকে পিটাবো। তো এটা আমি পরে আমরা পরে চারিখানে বললাম যে এরকম নিজের মেয়েটা করতে পারে, তাহলে আমাদের তো বাচ্চা কাচ্চা আছে, ওই বাচ্চা কাচ্চাকে ইসে করবে। তারপরে জিজ্ঞাসা করলো মেয়েটাকে, তো মেয়েটা বললো হ্যাঁ বলতে পারবো। এটাই ঘটনা। আমরা চাই কি, আমরা ভালো চাই। হ্যাঁ শাস্তি হোক। কেন আমাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে, কয় ঘন্টা আমরা পাহারা করে থাকবো বলেন? হ্যাঁ, ওর নিজের মেয়েকে যখন ছাড়ে না, তো আমাদের বাচ্চা কাচ্চাকে ছাড়বে না। এটার জন্যই আমরা চাই। ওর মা নাই? মা নাই, মা তো জেলে আছে। सीना जोरी पर उतरा नेपाल। लिपुलेक कालापानी में नेपालियों के घुसपैठ को बताया सही। कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक समेत 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाकों को जबरन अपने नक्शे में शामिल करने वाले नेपाल ने अब इन इलाकों में नेपाली नागरिकों के घुसपैठ को वैध बताया है। नेपाल के धारचूला के जिला प्रशासन ने भारत के पत्र के जवाब में दावा किया कि सुगौली संधि के आर्टिकल 5 नक्शे और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक नेपाली क्षेत्र है। इससे पहले भी इस महीने भारत नेपाल ने अपने नागरिकों को कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक में अवैध तरीके से घुसने से रोकने की अपील की थी। इस संबंध में धारचूला, पिथौरागढ़, उत्तराखंड के उप जिलाधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने पिछले दिनों नेपाली प्रशासन को एक पत्र भी लिखा था। अब नेपाल ने इस पत्र का पलटवार जवाब दिया है। नेपाल के धारचूला इलाके के मुख्य जिलाधिकारी शरद कुमार ने अपने पत्र में दावा किया कि कालापानी, लिपुलेक और लिम्पियाधुरा नेपाल इलाके है। फांसी देवा के घोषपुकुर इलाके में एक डंपर गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचला। गुस्सा स्थानीय लोगों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। इलाके में बना हुआ है उत्तेजना का माहौल। कल बुधवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन था, लेकिन इसके बावजूद लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए चिंगामाझा नदी से कुछ माफिया लोग बालू पत्थर निकालकर डंपर गाड़ी से ले जा रहे थे। इस दौरान एक डंपर गाड़ी ने 38 वर्षीय प्रेमजीत सिंह नामक एक व्यक्ति को कुचल दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा भड़क उठा और लोगों ने 4 गाड़ियों को रोककर उसमें आग लगा दी। सूचना मिलते ही खोड़ीबाड़ी नक्सलबाड़ी से 2 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने खोड़ीबाड़ी घोषपुकुर मार्ग को अवरोध कर दिया। लोगों का कहना है कि हमेशा ही बालू माफिया चिंगामाझा नदी से बालू पत्थर अवैध रूप से ले जाते हैं। इस बीच प्रशासन के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाता है। हालांकि बाद में फांसीदेवा थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर भेज दिया और आश्वासन दिया कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण रायगंज के बेंदाल ग्राम पंचायत के कई इलाके हुए जलमग्न। लोगों के घरों में घुसा पानी, डूबी फसलें। पिछले 24 घंटे में लगातार हुई भारी बारिश के कारण रायगंज ब्लॉक के बेंदाल ग्राम पंचायत के बाहर वसतपुर, कालडूगी, बैलदिगी सहित करीब 10 गाँव जलमग्न हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो चुकी है। घरों में पानी घुसने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच ग्राम पंचायत के द्वारा कोई सहायता नहीं मिलने से लोगों की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। पंचायत इलाके के निवासियों का कहना है कि इस इलाके में जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण प्रत्येक वर्ष ये ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हम लोग बाढ़ में डूबे हुए, लेकिन अभी तक ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हम लोगों की सूद लेने यहाँ पर पहुंचा नहीं है। हमारी फसलें नष्ट हो चुकी है और हम लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। हम लोगों को सरकारी मदद की जल्द से जल्द आवश्यकता है। सोमेन मित्रा के निधन पर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस में शोक। पश्चिम बंगाल के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सोमेन मित्रा के निधन पर जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस नेतृत्व की ओर से शोक व्यक्त किया गया है। गुरुवार सुबह उनकी मौत की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी के राजीव भवन में पार्टी का झंडा झुका दिया गया। इसके साथ ही काला बैच लगाकर कांग्रेस नेताओं ने 2 मिनट मौन धारण किया। जलपाईगुड़ी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल घोष दस्तीदार ने कहा कि सोमेन मित्रा के निधन से वे लोग अपना अभिभावक खो दिए हैं। उन्होंने कहा, मित्रा को लोकतंत्र के रक्षा का एक सच्चा सेनानी बताया। गौरतलब है कि सोमेन मित्रा कई बीमारियों से ग्रसित थे। मित्रा को कुछ दिनों पहले किडनी की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया है। उन्होंने गुरुवार देर रात 1:30 पर आखिरी सांस ली। वो 78 वर्ष के थे। আমরা সমস্ত কংগ্রেস কর্মীরা এখানে আজকে সমবেত হয়েছি এই কারণেই, আজ ভোরবেলায় খবর পাই গতকাল গভীর রাতে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, প্রাক্তন সাংসদ, প্রাক্তন বিধায়ক, আপসহীন কংগ্রেসের নেতা, জননেতা, জনপ্রিয় নেতা সোমেন মিত্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছে। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা পতাকা অর্ধনমিত রাখলাম এবং প্রত্যেকে কালো ব্যাজ ধারণ করে তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং 2 মিনিট নীরবতা পালন করছি। আগামী দিনে
যে কর্মসূচি হবে সেটা আমরা দলীয় বৈঠকে ঠিক করব। তার আত্মার শান্তি কামনা করি, তার পরিবারবর্গের শান্তি কামনা করি। পূরণীয় ক্ষতি হলো শুধু বাংলার নয়, গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষের, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে, গণতান্ত্রিক শক্তিকে তিনি একজোট করার চেষ্টা করছিলেন সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে। नकली नोटों के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1,35,000 रुपए के नकली नोट बरामद। सभी नोट 500 रुपए के हैं। पूछताछ में जुटी पुलिस। मालदा जिले के मोहतावड़ी थाने की पुलिस ने 1,35,000 रुपए के नकली नोटों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से जब्त सभी नोट 500 रुपए के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर वैरामपुर इलाके में अभियान चलाकर तस्कर को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया। गुरुवार को उसे मालदा अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्र के अनुसार तस्कर का नाम राशिद शेख है। दूसरी ओर प्राथमिक पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि आरोपी नकली नोट वैष्णवनगर थाने के भारत बांग्लादेश सीमा इलाके से संग्रहित किया है और इसे मोहतावाड़ी इलाके में किसी दूसरे व्यक्ति को देने की फिराक में था। लेकिन इससे पहले पुलिस को इसकी भनक लग गई और अभियान चलाकर पुलिस ने उसे धर दबोच लिया। कोरोना व बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं मालदा के लोग। बाढ़ में डूबे सैकड़ों घर, खुले आकाश के नीचे दिन बिताने को मजबूर लोग। 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंची सरकारी मदद। पेयजल के अभाव में भटक रहे हैं गांव-गांव। मालदा जिले में इन दिनों लोग कोरोना एवं बाढ़ की दोहरी मार झेल रहे हैं। कोरोना ने लोगों से रोजगार छीन लिया और बाढ़ ने घर। बाढ़ के पानी से लोगों के घर डूब गए हैं। लोग खुले आकाश के नीचे दिन बिता रहे हैं। इतना ही नहीं, पीने के पानी के लिए लोगों को नाव के सहारे दूसरे गांव भटकना पड़ रहा है। बाढ़ की चपेट में आए मोचिया ग्राम पंचायत के वैदानगर गांव के नदी किनारे पर बसे 10 से 15 घरों पर नदी कटाव का खतरा मंडरा रहा है। इन घरों के आधे हिस्से हवा में झूल रहे हैं, जब कभी भी नदी में समा सकते हैं। ओल्ड मालदा ब्लॉक के मोचिया ग्राम पंचायत के 5 से 7 गाँव बाढ़ की चपेट में है। इन गाँवों में महानदी का पानी घुस गया है। ये गाँव पूरी तरह जलमग्न है। 10 दिनों से अधिक समय से यहाँ लोग बाढ़ की चपेट में हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के साथ कोई जनप्रतिनिधि अब उनकी सूद लेने नहीं पहुंचे हैं। जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। দুরবস্থায় আছি বুঝলেন। এখন আমাদের যে দুরবস্থা, এই সব ডুবে ডুবে গেছে, ঘর দুয়ার তো সব ভেসেই গেছে। গরু বাছুর নিয়ে কঠিন সমস্যার মধ্যে পড়ে আছি। তারপরে আমাদের ফসল আদি তো কিছুই তুলতে পারিনি, সব ডুবে গেছে বুঝলেন। আমাদের এখানে আসেনি, কোনো দেখতেও আসেনি, কেউ সাহায্য করেনি। তবে আজকে একটা তিরপল পেয়েছি সরকারি। আমাদের একটু সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়, কিন্তু আমরা করোনাতে বেকার হয়ে বসে আছি। সরকারি সাহায্য পেলে ভালো হয়। কি করব বলেন তো, এখন তো গরু বাছুরের খাবার নাই, লোকের ওই রকমই খাবার নাই। ঘর দরজা তো সব দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কি অবস্থা, দুরবস্থা। 3টে ঘর তো চলেই গেছে, একটা ঘরে একটু জায়গায় জায়গা আছে। अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश रच रही है आईएसआई। रॉ से मिले इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियां हुई अलर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन की तैयारियां चल रही है। भव्य राम मंदिर का पूरा प्लान तैयार है। भूमि पूजन के ठीक बाद राम मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अयोध्या में आतंकी हमले करने की साजिश रच रही है। 15 अगस्त को इस हमले को अंजाम दिया जा सकता है। रॉ से मिले इनपुट के बाद खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर है। रॉ के मुताबिक आईएसआई अफगानिस्तान में लश्कर और जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही है। खबर के मुताबिक आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए आईएसआई ने आतंकियों के 4 से 5 ग्रुप बनाए हैं। इनपुट मिलने के बाद राजधानी दिल्ली के साथ ही अयोध्या और कश्मीर में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया गया है। 5 अगस्त से खुलेंगे योग संस्थान। नाइट कर्फ्यू हुआ खत्म। अनलॉक 3 के सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षा संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त 2020 से खोलने की अनुमति होगी। हालांकि इस दौरान सरकार की ओर से सामाजिक दूरी समेत अन्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। स्कूल, कॉलेजेस और अन्य शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। यही नहीं, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, अम्यूजमेंट पार्क्स को खोलने की अनुमति इस बार भी नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोनों में पूर्व की तरह ही लॉकडाउन जारी रहेगा। उन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या मनोरंजन से जुड़े आयोजनों, रैलियों और कार्यक्रमों पर पाबंदी जारी, जिनमें भीड़ जमा होती है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।